ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच आपको इलेक्शन ब्रेकिंग बता दें। बस्ती से खबर आ रही है जहां सपा कार्यकर्ताओं की हुई झड़प। बस्ती से खबर सामने आ रही है जहां सपा कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। सांसद हरीश द्विवेदी से सपा कार्यकर्ताओं की हुई झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्राम मेडाय के बताया जा रहा है वायरल वीडियो। एजेंट राजकुमार वर्मा बताया जा रहा है सपा कार्यकर्ता, जिनके साथ सांसद हरीश द्विवेदी की झड़प हुई है। आपको बता दें कि लगातार चुनाव जारी है, जहां पर आज छठवें चरण का मतदान है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। और उसी के बीच अलग अलग जिलों से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं, जहां बस्ती में भी खबर सामने आई है झड़प की सपा कार्यकर्ता और सांसद हरीश द्विवेदी के बीच में। अब क्या वजह रही इस झड़प की, ये अभी सामने नहीं आया है। हालांकि एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, जिसके जरिए ये खबर सामने आई है, जहां सांसद और सपा कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, जिसमें से 2019 में 9 सीटें भाजपा के कब्जे में आई थी, जहां 5 सीटों पर सपा और बीएसपी का गठबंधन था। जहां बीएसपी के खाते में 4 सीटें आई थी, जो कि श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, जौनपुर की थी। वहीं समाजवादी पार्टी के पास आजमगढ़ की सीट आई थी, लेकिन आजमगढ़ की सीट उपचुनावों में समाजवादी पार्टी हार गई थी और इस पर दिनेश लाल निरहुआ चुनाव जीते थे, जो इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि इस बार 2024 के चुनावों में 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है और 1 सीट पर कांग्रेस, जो कि इलाहाबाद से अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रही है। साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का भी एक प्रत्याशी भदोही से चुनाव लड़ रहा है। तो आपको बता रहे कि छठवें चरण का मतदान जारी है। 14 लोकसभा सीटों पर लगातार मतदान जो है सुबह 7 बजे से जारी है। मतदान की स्थिति जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राहुल हैं, प्रयागराज की जानकारी देंगे। वहीं हमारे साथ जावेद जुड़े हुए हैं, दामोदर और चंद्र प्रकाश श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। सबसे पहले मैं राहुल के पास रुख करना चाहूंगी, जहां प्रयागराज में कांग्रेस ने गठबंधन से कांग्रेस का प्रत्याशी है जो कि चुनावी मैदान में है और इस बार इन सभी 14 लोकसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी के लिए ये जो 6वां और 7वां चरण है, ये 2019 में भी आसान नहीं था और इस बार भी आसान नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल, आपके पास आना चाहूंगी। प्रयागराज में किस तरीके से चुनाव हो रहा है,
कहीं कोई ऐसी खबर सामने आई है चुनाव बहिष्कार को लेकर के या कोई झड़प? आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, आप जवाब दें। जी आपको बता दें, प्रयागराज बताएं, प्रयागराज जो चाहे बीजेपी प्रत्याशी कहें और चाहे तो सपा गठबंधन प्रत्याशी कहें, गठबंधन प्रत्याशी उज्ज्वल रमन सिंह, जो कि इनके जो पिताजी है रेवती रमन सिंह, वो कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं सपा में। और जो ये बीजेपी प्रत्याशी है नीरज त्रिपाठी, इनकी जो केतरीनाथ त्रिपाठी के लड़के हैं, जो कई बार ये विधायक रह चुके हैं और उसके बाद राज्यपाल भी रह चुके हैं बंगाल के। दोनों की टक्कर की लड़ाई बता दे, खासतौर से यमुना पार की बता दे। यमुना पार की जो है लड़ाई बहुत ही बड़ी, बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे आपको बता दें कि शांति प्रिय जो चुनाव करते हैं, शांति प्रिय चुनाव हो चुका है। अभी थोड़ा बहुत जो और राज्य हैं जो धूप के कारण नहीं निकल रहे थे, वो निकलते दिखाई दे रहे हैं और निकल के अपना मतदान दे रहे हैं। कुछ मतदाता भी अपने साथ भी है, उनसे ही बात कराएंगे। मत दिए साथ में क्या नाम है, अभी जा रहे हैं या दे के आए हैं, ये चीज बताएं। मत दिए, अपना मतदान किए, बढ़िया शांतिपूर्ण हो गया। क्या सोचे अपने मन में, क्या सोच के विचार बनाया? कौन से मुद्दों पर इस बार मतदान करके आए हैं? मुद्दा क्या है आपका? मेन मुद्दा क्या है? लड़ाई किस चीज की है? नहीं, लड़ाई बीजेपी और सपा की तो ये सब जानते हैं, लेकिन ये चीज बताएं कि मुद्दा आपका खुद का क्या विचार है? हर आदमी अपने लिए जीता है, आप अपने लिए बता सकते हैं क्या सोच के वोटिंग की है, जिसे की हो हम नहीं जानते, किसके लिए, क्या करना चाहते हैं, क्या सोच के कुछ आए हैं? कुछ नहीं, बस वोट दिए हैं। किसे वो आप क्या चाहते हैं? आपके मन में क्या विचार चल रहा है? परिवर्तन क्यों? जावेद, सुल्तानपुर की स्थिति आपसे जानना चाहूंगी। सुल्तानपुर में चुनाव किस तरीके से चल रहा है? क्या कोई चुनाव बहिष्कार जैसी खबर भी सामने आई है? ये आपको बता दें कि 3 बजे तक सुल्तानपुर में लगभग 45% मतदान हो चुका है। सुल्तानपुर में सकुशल संपन्न हुआ, नौजवान भी एक विधानसभा हुआ जहाँ झड़प देखने को मिली थी। सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन फिलहाल सुल्तानपुर में चुनाव एकदम संपन्न चल रहा है। बिल्कुल, देखिए जब हम एक अनुमान लगाते हैं कि जिस तरीके से जो बूथ बनाए जाते हैं, बाहर काउंटर्स बनाए जाते हैं, उसमें जिसके जितनी भीड़ होती है, हम एक उससे अंदाजा कहीं ना कहीं लगाते हैं। आप बूथों पर गए होंगे, बूथ स्टेशंस पर गए होंगे, कौन से काउंटर में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है? इससे एक अनुमान लगाकर हमें बताइए कि कौन किस पर भारी दिख रहा है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में लड़ाई एकदम कांटे की है, चाहे वो भाजपा की प्रत्याशी हो मेनका गांधी या सुल्तानपुर में अभी कहना ये बहुत जल्दबाजी होगी कौन आगे चल रहा है। लेकिन जातिवाद समीकरण की बात करें तो सपा के प्रत्याशी भैया निषाद आगे चल रहे हैं। जल्दी आएगा खाली। बिल्कुल, दामोदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दामोदर, आपसे पूछ लेती हूँ कि बलरामपुर में चुनाव प्रक्रिया कैसी जा रही है? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बलरामपुर में जो चुनाव प्रक्रिया है वो संपन्न रूप में चल रही है। यहाँ पे कोई न झड़प हुआ है, न कहीं पर ऐसे कोई सूचना है जहां ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ हुई या कुछ हुई हो। अब बाकी लगातार यहाँ मतदान जारी है और 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत देखी जाए अगर तो 40% से ऊपर हो चुका है। यहाँ पर महिलाओं का प्रतिशत आगे है, क्योंकि इस बार लगातार महिलाओं का मतदान पर आना जारी है। हम मतदान केंद्र सिसई में खड़े हुए हैं, जहाँ अभी कुछ देर पहले जिला अधिकारी आए थे और उन्होंने रसोइयों के हाथ से स्वयं यहाँ पे खाना खाया और यहाँ मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और यहाँ से गए। लगातार मतदान प्रक्रिया जारी है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हम कैमरामैन सहयोगी चाहेंगे दिखाएं कि किस तरह से पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सेक्टर पुलिसकर्मी और इसी के साथ साथ तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं जो लगातार
मतदान प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो श्रावस्ती लोकसभा के अंतर्गत आने वाले बलरामपुर विधानसभा में लगातार चुनाव प्रक्रिया जारी है और 40% होने वाले मतदानों में महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। अभी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चल रही है। अभी देखने वाली बात होगी कि जनता किस तरह और वोटर किस तरह से आते हैं और मतदान प्रतिशत बढ़ाते हैं। एक तरफ अगर बात की जाए तो भारत निर्वाचन आयोग लगातार मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सुबह से ही जागरूकता फैला रहा है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी कल हमारे कैमरे पे बोले थे कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर हम लोग लगातार टोली बना रहे हैं और गांव-गांव से जाकर टोली बुला के ला रही है, जिससे कि वृद्ध मतदाता आ सकें। वृद्ध मतदाता के साथ साथ जो अन्य मतदाता हैं वो भी पोलिंग तक पहुंच सकें, जिससे कि मतदान प्रतिशत बलरामपुर जनपद का बढ़ सके। जी देखिए, इस बार समाजवादी पार्टी ने जो ये 6वें और 7वें चरण की जो 27 सीटें हैं उस पर एक बहुत गेम पूरा प्लानिंग करके सोशल इंजीनियरिंग करते हुए अपने प्रत्याशी को उतारा है। उन्होंने इस बार यादवों पर कम ध्यान देते हुए पीडीए का जो इस 27 सीटों पर एक जादू चल सकता है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है। चाहे वो हम सुल्तानपुर की बात करें, चाहे वो हम बलरामपुर की बात करें, ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो बीजेपी के लिए अब राह आसान नहीं है। कौन से मुद्दे हैं इस बार जो बलरामपुर में आप हावी देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि समाजवादी पार्टी ने इस बार जातिगत मुद्दा ना देखते हुए बल्कि जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं बहुत ही सोच समझ कर उतारे हैं। और उन्होंने जिस तरह से देखा जाए कि सपा और बसपा का गठबंधन प्रत्याशी रामसरोवर वर्मा जो कि जीते हुए सांसद से 2019 में भारतीय जनता पार्टी को ये सीट हारनी पड़ी थी, इसको लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है वो विशेष मुद्दे हैं। क्योंकि पिछले बार अगर देखा जाए तो इन सभी 58 सीटों में से 40 से अधिक सीटें बीजेपी के पास थी और सपा ने जो 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं वो बहुत ही सोच समझ के उतारे हैं। क्योंकि जो लगातार सांसद है रामसरोवर वर्मा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए हैं और ये लगातार क्षेत्र में इनका जाना जारी था और ये लगातार आकर जनता से मिलते थे। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिया है। क्योंकि ये जब बसपा से निष्कासित किए गए तो सपा से इन्होंने दावेदारी की और सपा पार्टी ज्वाइन करने के पश्चात ये टिकट लेकर आए और यहां से जी चंद्र प्रकाश जी भी हमारे साथ श्रावस्ती से जुड़े हुए हैं। श्रावस्ती की देखिए, अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो ये सीट बीएसपी के पास थी और इस बार भी बहुत ही ध्यान में रखते हुए इस बार भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। बीएसपी के सामने ये चुनौती है कि वो अपनी सीट को बरकरार रखे, जहां बीजेपी चाहती है कि वो इस सीट को किसी भी हाल में अपने कब्जे में कर ले। आज की क्या कुछ स्थिति है, जनता का क्या कुछ मूड है, कौन से मुद्दे, ये तीनों सवालों के जवाब। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रावस्ती चूंकि 6ठे चरण का चुनाव चल रहा है जो सीधा टक्कर है समाजवादी पार्टी से है। समाजवादी पार्टी के रामसरोवर वर्मा है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी से यहाँ के कैंडिडेट बनाए गए हैं बसपा से उतर के सपा पे सवाल किए हैं। तो चूंकि रामसरोवर वर्मा 5 साल सांसद तो जरूर थे श्रावस्ती में, लेकिन 5 साल उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, उन्होंने कोई खास कार्य नहीं किया। इसलिए जातिगत के आधार पे अखिलेश यादव जी ने उनको टिकट तो दे दिया, लेकिन अगर बात की जाए तो उनका कोई खास समीकरण, कोई खास प्रभाव नहीं है। अखिलेश यादव ने 1 सप्ताह में लगातार 2 बार रैलियां करके कहीं ना कहीं उनको सीधी टक्कर में जरूर ला दिया है। लेकिन बात की जाए रामसरोवर वर्मा की तो 5 साल सांसद रहते हुए अभी कुछ दिन पहले जो श्रावस्ती बलरामपुर की जनता थी वो लापता सांसद का लगातार उनका बोर्ड बैनर चस्पा कर रही थी दीवारों पे और अपना सांसद नहीं मान रही थी। और बात की जाए साकेत मिश्रा की तो साकेत मिश्रा लगातार 2017 से यहाँ पे नृपेंद्र मिश्रा जी के लड़के हैं, जो ट्रस्ट मंदिर समिति के अध्यक्ष थे, राम मंदिर के उनके लड़के हैं नृपेंद्र मिश्रा जी के। और कहीं ना कहीं साकेत मिश्रा की लड़ाई समाजवादी पार्टी के रामसरोवर वर्मा से है। फिलहाल के लिए रामसरोवर वर्मा लड़ाई में जरूर दिख रहे हैं। जी अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करूं, जैसे कल भी मैंने आपसे सवाल किया था, जब सीएम यहां पर आए और उन्होंने रात्रि विश्राम किया, सुबह देवी पाटन मंदिर के दर्शन पूजन भी किया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक क्योंकि ये जनता है और ये बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाती है, तो जिस तरीके से सीएम अचानक से चुनाव के मतदान से ठीक पहले आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और इस रात्रि विश्राम के लिए श्रावस्ती को ही चुनते हैं, तो जनता को लगता है कि नहीं, एक मुख्यमंत्री हमारे
जिले में आया, रात्रि विश्राम की, पूजा अर्चना की, तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और महिलाओं में सबसे ज्यादा ये सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। इसको कैसे देख रहे हैं और इस बार महिलाएं किस ओर जाती आपको नजर आ रही हैं? आपको बताना चाहूंगा सीएम योगी लगातार एक सप्ताह में 2 बार बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम के बाद में उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा लोगों के बीच में रखा। महिलाएं काफी राम मंदिर को लेकर के मतदान कर रही है लगातार। और अभी चुनाव से ठीक 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की भी जनसभा हुई है। उस जनसभा से भी काफी ज्यादा खासा लोग प्रभावित हैं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के जो रैली का खासा प्रभाव देखने को जनपद श्रावस्ती बलरामपुर वासियों को मिल रहा है। बिल्कुल जावेद, आपकी तरफ आऊंगी कि इस बार अगर बीजेपी के मुद्दों की बात की जाए तो वो राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के हर रैली में हमने सुना। उसके बाद हिंदू मुसलमान जो मुद्दा आ गया, उसके बाद पाकिस्तान का मुद्दा आ गया। तो ये जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं, ये जनता के मन मस्तिष्क पे कैसा प्रभाव डाल रहे हैं? बीजेपी जब चुनावों में इस तरीके के मुद्दे उठाती है तो एक धड़ के लोग जो है वो इस चीज से कहीं ना कहीं प्रसन्न होते हैं, जिनको प्रसन्न करने की बीजेपी कोशिश करती है, लेकिन एक के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा इस बार का पैटर्न चेंज हुआ है। ये सारे मुद्दे भी बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मुद्दे लगातार बीजेपी के द्वारा उठाए जा रहे हैं। कितना प्रभाव इनका सुल्तानपुर में देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें कि सुल्तानपुर में इसका कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि 10 साल से सरकार जो है भाजपा की है, तो भाजपा को लोग कह रहे हैं कि भाजपा को विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। बात करें राम मंदिर के मुद्दे की, तो राम मंदिर अयोध्या यहाँ से मात्र 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ पर भी कोई असर उसका देखने को नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो है 10 साल से सरकार है, इनको विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। 2 चरण का चुनाव हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह राजस्थान में बयान दिया मंगलसूत्र को लेकर, उस तरह साफ जो है जाहिर हो रहा है कि विकास के मुद्दे को ना लेकर चुनाव ध्रुवीकरण के मुद्दे पर किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर प्रत्याशी की बात करूं, जो मेनका गांधी के सामने जो प्रत्याशी गठबंधन ने उतारा है, तो उनका कद मेनका गांधी के सामने कितना दिख रहे हैं और जनता के बीच में उनका दबदबा, उनका प्रभाव और संलिप्तता कितनी है? जी, आपको बता दें कि सपा ने जातीय समीकरण सुल्तानपुर में खेलने की कोशिश की है। सुल्तानपुर में गोरखपुर के पूर्व मंत्री रहे राम भुआल निषाद को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। अगर बात करें प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी को तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है, लेकिन जो है पीडीए जो नारा दिया था अखिलेश यादव ने, उसके तहत प्रत्याशी को उतारा है। बात करें पीडीए निषाद वोटरों की, तो निषाद वोटर लगभग जो है 2.5 लाख निषाद वोटर है, जो भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं। तो इस बार सुल्तानपुर में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है जातीय समीकरण के हिसाब से। बिल्कुल दामोदर, आपके पास आऊंगी। सुबह से मतदान चल रहा है, बूथ पर जो पहली बार वोट करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं, उनके अंदर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? उनसे आपने बातचीत की होगी, किस आधार पर वो अपना वोट डालने के लिए गए हैं? कौन से प्रमुख मुद्दे हैं इस बार जिसको लेकर के वो वोट डालने गए हैं? फर्स्ट टाइम वोटरों की बात कर रही हूँ। बिल्कुल सौम्या, अगर हम फर्स्ट टाइम वोटरों की बात करें तो जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए आता है उसे बेहद अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है, क्योंकि जो वोटर होता है, वोटरों को 5 साल के बाद एक मौका आता है कि अपने नुमाइंदे को चुनते हैं और वो चुनकर संसद भवन पहुंचता है, जहां क्षेत्र की मुद्दों को पहुंचाता है और क्षेत्र के विकास को करता है। वहीं अगर हम फर्स्ट टाइम जो वोटर आते हैं, पहली बार जो मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, तो उनमें एक अलग ही उत्साह होती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे हाथ से एक राजनेता चुना जाएगा। और इसी के साथ साथ हम जो भारत निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है और जो सरकार की गाइडलाइन है, उसमें हम संलिप्त हो रहे हैं और हम एक भारत के नागरिक बन रहे हैं। हम इस तरह से नागरिक बनने के साथ साथ एक वोटर बन रहे हैं, इसमें बेहद खुशी देखने को मिलती है। और हमने जब बातचीत की उन वोटरों से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो मतदाता मतदान कर चुके हैं पूर्व में, वो चाहे ना आए, लेकिन जो फर्स्ट टाइम का वोटर होता है वो सुबह ही मतदान केंद्र पर पहुंचा और वोटिंग करके निकल जाता है। जी बिल्कुल, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वोटिंग परसेंटेज अभी 3 बजे तक का क्या रहा है और क्या लोग अपने घरों से उत्साह के साथ बाहर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए, या थोड़ी धीमी है वोटिंग? बिल्कुल, हम अगर 3 बजे की बात करें सौम्या, तो 3 बजे तक श्रावस्ती लोकसभा का मतदान प्रतिशत
40% से ऊपर था 3 बजे तक की रिपोर्ट की बात करें। अब आगे की रिपोर्ट देखी जाएगी, लेकिन अभी जिस पोलिंग स्टेशन पर हम खड़े हैं यहाँ उदासीनता काफी दिख रही है। हो सकता है वोटर लगभग मतदान प्रक्रिया पूरी कर चुके हों या कुछ रह गए हों जो आ रहे हों, क्योंकि कड़ी धूप थी और जिस तरह से यहाँ पे 40 डिग्री से अधिक टेम्परेचर था, लोग पहुंच नहीं रहे थे। अब शाम हो गया है, अब हो सकता है वोटरों में उत्साह हो, जो वोटर बचे हुए हों, वो मतदाता बचे हुए हों, वो मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपना मतदान करें। जी बिल्कुल जावेद, यही सवाल आपसे कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर के लगातार प्रशासन ने काम किया है, जागरूकता रैलियां निकाली हैं, बच्चों ने स्कूल में रैलियां निकाली हैं, जगह जगह पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं वोट देने के लिए, मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए। सुल्तानपुर में क्या लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं या इस दिन को भी छुट्टी के दिन की तरह मना रहे हैं? अनम्यूट कर लें अपनी आवाज। ये सौम्य आपको बता दें कि सुल्तानपुर में 3 बजे तक 45% मतदान हो चुका है। सुबह के टाइम लोग ज्यादा निकल रहे थे, 7 बजे से जब मतदान चालू हुआ तो लेकिन 9 बजे के बाद भीड़ थोड़ा कम देखने को मिली। अब शाम का टाइम है, लोग फिर से घर से निकलना चालू हुए हैं। दोपहर इतनी गर्मी के कारण जो है घर से लोग कम निकल रहे थे। फिलहाल वोटिंग प्रतिशत को लेकर जो है जिलाधिकारी ने भी जागरूकता रैली निकाली, जागरूकता कार्यक्रम किया और लोगों को जागरूक करने का पूरा कोशिश की गई है। देखिए, अगर इन चुनावों में बात की जाए तो एक माहौल बनाया गया गठबंधन की तरफ से, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर के या अग्निवीर योजनाओं को लेकर के। उन्होंने कहा कि अगर हम आते हैं तो अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे, बेरोजगारी जो चरम पर है, नौकरियां देने की बात कही उन्होंने, पुलिस भर्ती की बात कही, बहुत सारी चीजों की बात कही। तो इन सारी चीजों का कितना, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष हर बार मुद्दे उठाता है, लेकिन जिस तरीके से हमने 2019 में देखा था, जनता को बहुत खासा फर्क नहीं पड़ा था इन सब बातों का। लेकिन इस बार हम जब 5 चरण बीत चुके हैं और हम 6वें चरण के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, तब हम देख रहे हैं कि इन मुद्दों का कहीं ना कहीं जनता पर प्रभाव पड़ा है। आपके जिले में कितना प्रभाव पड़ा बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों का? जी सौम्य, आपको बता दें कि सुल्तानपुर में भी काफी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि 10 साल से सरकार जो है भाजपा की है और बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और नौकरी भी, सरकारी नौकरी भी नहीं मिल रही है लोगों को, जिसके कारण काफी लोग, नौजवान आक्रोशित हो रहे हैं। इसीलिए जो है संख्या बढ़ती जा रही है बेरोजगारों की, इसलिए जो है देखा जाए तो जो है इसीलिए जो है बढ़ता जा रहा है। देखिए, इस बार वरुण गांधी की टिकट काट दी गई है और ऐसे कई जिले हैं जहां पर बड़े बड़े कद्दावर नेताओं की टिकट काटते हुए दूसरे जिले से लोगों को ला करके चुनावी मैदान में उतारा गया, जिससे ये हुआ कि बीजेपी के अंदर खाने में ही काफी विद्रोह देखने को मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि खुल करके या नेताओं ने सपोर्ट नहीं किया या उनके पक्ष में उतनी मेहनत नहीं की, प्रत्याशी के पक्ष में। बहुत सारे जिले ऐसे हैं। क्या यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिल रहा है? क्योंकि जब आखिरी वक्त पर वरुण गांधी सामने आए तो ना उन्होंने मोदी का नाम लिया, ना ही उन्होंने योगी का नाम लिया, ना ही किसी विकास योजना को गिनाया, सिर्फ अपनी मां का जिक्र किया। तो क्या जनता इस बात से भी थोड़ी सी अकर रही है? जी सौम्या, आपको बता दें कि 2014 में सुल्तानपुर से वरुण गांधी सांसद थे। 2019 में वरुण गांधी का टिकट काटकर पीलीभीत भेज दिया गया था, वहीं उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर भेज दिया गया था। लेकिन जो है भाजपा ने पीलीभीत से जो है वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया, जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि वरुण गांधी नाराज है और लगभग 2.5 महीने तक वरुण गांधी जो है किसी भी रैली, किसी भी प्रोग्राम में नहीं गए। लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 23 तारीख को अपनी मां मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर में प्रचार करने आए तो जरूर प्रचार करने, लेकिन उन्होंने भाजपा, मोदी, योगी किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी का भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं अपनी मां मेनका गांधी के लिए आया हूं और आप लोग जो है मेरी मां को सपोर्ट करिए, क्योंकि जिस तरह जो है रायबरेली और अमेठी का विकास हुआ है, उसी तरीके सुल्तानपुर को भी लोग जानेंगे मेनका गांधी के नाम से। बिल्कुल। दामोदर, अगर बलरामपुर की बात की जाए तो राम मंदिर का कितना प्रभाव बलरामपुर में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जिस तरह से 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहीं राम मंदिर के आंदोलन से बलरामपुर के लोग भी जुड़े रहे और बलरामपुर में इसका उत्साह समेत संपूर्ण देश में जब देखने को मिला तो बलरामपुर जनता में भी मिला। लेकिन
मामला ये पुराना होगा 2022 में जब राम मंदिर का, वैसे राम को कोई नहीं भूल सकता है, राम को सभी को याद करते हैं। और जो बलरामपुर और गोंडा क्षेत्र के लोग हैं, अवध क्षेत्र में माने जाते हैं, अयोध्या यहाँ से बहुत अधिक दूर नहीं है, 100 किलोमीटर के अंदर की दूरी पर है। इसको लेकर राम मंदिर का इम्पैक्ट भी जारी रहा। बलरामपुर के लोग राम मंदिर को लेकर भी काफी उत्साहित दिखे। बीजेपी इस मुद्दे को भी चुनावी मुद्दा बनाई और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता मन से भी कहते आए कि राम का भी हमारा वोट है। इसी के साथ साथ जब भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा कि 500 सालों का मुद्दा खत्म हुआ है और 500 साल के इसी मुद्दे को लेकर जब राम लला टेंट में रह रहे थे और जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। हो सकता है इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिले। जी देखिए, जब हम विपक्ष से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मोदी की अब कोई लहर नहीं है और ना ही मोदी के चेहरे पर कोई वोट कर रहा है, इसीलिए बीजेपी इस बार डाउन है। आप जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चुनावी माहौल देख रहे हैं अपने जिले में, आपको क्या लग रहा है कि मोदी की लहर अभी बरकरार है या कुछ फीकी पड़ गई है? जी बिल्कुल, अगर हम मोदी के लहर की बात करें तो मोदी का जो लहर होता था सन 2019 के चुनाव में, जब मोदी आते थे तो लगातार जनता उत्साहित होती। जनता वैसे उत्साहित इस बार भी थी। उनके रैली में काफी 2 से 2.5 लाख की संख्या पहुंची, 2.5 लाख की संख्या वहां पहुंची और लगातार वोटर भी पहुंचे। लेकिन अगर राम मंदिर, ये क्या नाम है, मोदी का अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो 2019 वाला प्रभाव नहीं दिख रहा है। जिस तरह से 2019 में लोग मोदी के रैली को सुनकर और मोदी के नाम को सुनकर वोट कर देते थे, लेकिन इस बार जनता विकास के मुद्दे को चुन रही है और विकास को ही अपना सारा मुद्दा बना रही है। कि जिस तरह से, हालांकि भले ही बीजेपी को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूर मिल रहा है, लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है। कभी हुआ करता था कि बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे जिले विकास में काफी अछूते रहते थे और लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसको लेकर लोग सिर्फ मोदी और योगी के मुद्दे पर वोट करते हैं। लेकिन इस बार जनता विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है और विकास को ही अपना सब कुछ मान रही है। जी बिल्कुल, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार जो लहर की बात की जाती थी, जो आंधी की बात की जाती थी मोदी की, वो थोड़ी सी धीमी है और कहीं ना कहीं नदारद भी है। इसलिए बीजेपी को इस बार मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है और उसी के एवज में अगर गठबंधन की बात की जाए तो बहुत ही आक्रामक तरीके से बीजेपी के ऊपर राहुल गांधी, अखिलेश यादव हावी हैं और जो मुद्दों को उन्होंने हावी किया है वो लोकल मुद्दों पर आकर के ये चुनाव जो है वो हम सिमटता हुआ देख रहे हैं। जहां लोकसभा अगर चुनावों की बात करें तो राष्ट्रीय मुद्दे हमेशा से हावी रहते थे, लेकिन इस बार के चुनावों में सड़कें, पुल, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हावी हैं। शायद इसीलिए बीजेपी के लिए हर चरण कांटे से भरा हुआ है। लगातार बात होती रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।